बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। सो हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को एंड तक देखिए कॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है। सो लेट्स स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. As we are talking about the application of biotechnology in the field of medicine, molecular diagnosis is another one. And molecular diagnosis ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स इंक्लूडेड हैं जिनकी मदद से हम पेशेंट या फिर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि इफ़ there is something wrong with the structure, cellular structure, most probably genomic structure of the patient, or if there is presence of any sort of foreign genome in the person. Molecular diagnosis एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज प्रोवाइड करवाती है, that is it helps in early diagnosis और early detection of the डिजीज़. अर्ली डिटेक्शन का मतलब है किसी भी डिजीज़ का अर्ली स्टेज पे या फर्स्ट स्टेज पे ही पता लग जाना. नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस इज दैट व्हाई द कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिजीज़. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से पहले भी ऐसे मेथड थे, पुराने तरीके थे, कन्वेंशनल मेथड थे जिनकी हेल्प से डिजीज़ का पता लगता था, बट नॉट एट द अर्ली स्टेज. सो why the conventional method of disease diagnosis जैसे सीरम टेस्ट हो गया या फिर यूरिन टेस्ट हो गया, these tests were not able to detect this disease at early stage. क्या वजह थी ऐसी? And the answer to this question is that many of the bacterial or viral diseases, इनके केस में क्या होता है, नंबर ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बिकम वेरी हाई बाय द टाइम सिम्टम्स अपीयर. और उस टाइम पर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इट बिकम्स टफ. जब तक सीरम टेस्ट या यूरिन टेस्ट का रिज़ल्ट आता था तब तक क्या होता था कि पॉपुलेशन जो है किसी भी पर्सन की बॉडी में ऑर्गेनिज्म की वो इंक्रीज़ हो जाती थी. एंड उस टाइम तक क्या होगा, जो सिम्टम्स हैं वो भी नहीं शो होते. सिम्टम्स शो नहीं होंगे तो किसी भी डिज़ीज़ का पता नहीं लग सकता, क्योंकि हमारी बॉडी रिएक्ट करती है अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, तभी सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं. तो अर्ली डायग्नोसिस की हेल्प से, और वी कैन से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की हेल्प से, हम लोग सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही काफ़ी सारे डिजीज़ का पता लगा सकते हैं, बिकॉज कन्वेंशनल मेथड्स ये एडवांटेज प्रोवाइड नहीं करवाता था. सो अगर हम बात करें कि व्हाट आर द डिजीजेस और व्हाट आर द टेक्निक्स दैट कैन हेल्प फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज. सो द फर्स्ट वन here will come is PCR, polymerase chain reaction. polymerase chain reaction के बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पे उसको स्टडी कर सकते हो. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ PCR के बारे में, दैट हेयर एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड वेदर इट इज़ DNA और RNA इट अकर्स, राइट. एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि DNA या फिर RNA स्ट्रैंड की कॉपी करके उनके अमाउंट को इंक्रीज करना. एंड PCR इज यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड पेशेंट्स. इसके बाद जो हम टेक्निक के बारे में बात करेंगे, दैट इज यूज ऑफ प्रोब्स. प्रोब्स क्या होते हैं? प्रोब्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA molecule
जिसको टैग किया जाता है या लेबल किया जाता है विथ सम रेडियो एक्टिव और फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल। रेडियो एक्टिव और फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल क्यों? बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स ग्लो अंडर रेडियोग्राफी। प्रोब्स का जो यूज़ होता है, it is used to hybridize DNA or RNA strand which have complementary base pair as that of probe, and later it can be seen under radiography। जैसे मैंने आपको बताया कि जो probe होगा it will glow, it will form a band like structure। रेडियोग्राफी में हमें ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा जब ये डीएनए के साथ जाके अटैच हो, डीएनए फ्रैगमेंट्स के साथ जाके या फिर आरएनए फ्रैगमेंट्स के साथ जाके अटैच होगा। प्रोब का सीक्वेंस ऑलरेडी पता होता है हमें, प्रोब का सीक्वेंस पता होगा तो इन केस अगर हमें किसी डीएनए या फिर आरएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता नहीं है तो वो यहाँ पे जाके अटैच होगा, उसकी हेल्प से हम लोग डीएनए या फिर आरएनए स्ट्रैंड के सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। बिकॉज those DNA or RNA strands will be complementary, will have complementary base pair as that of the probe। अब हम बात करेंगे ELISA के बारे में, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि ELISA is most popularly known for testing AIDS। So it is based on the principle of antigen-antibody reaction। It was introduced in 1971 by a bunch of scientists, or we can say by two different teams that worked on it on the same year 1971 में ही, which were Angwell and Perlman and Weeman and Skurts। So these were the two different teams who worked on ELISA, and both these team were working on the same year, introduced the ELISA in 1971। ELISA is used for detection or diagnosis of different diseases। सिर्फ मोस्ट पॉपुलरली तो हम इसको एड्स की डिटेक्शन के लिए जानते हैं, लेकिन सिर्फ एड्स की डिटेक्शन के लिए नहीं, ये काफ़ी सारे और डिजीज़ेस की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। एड्स के अलावा जैसे Lyme disease, pernicious anemia, syphilis and many other। Before studying the technique of ELISA, मैं आपको यहाँ पे एड्स का डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म HIV, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, बिकॉज दिस इज़ द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। और जब हम ELISA की टेक्निक को स्टडी करेंगे अभी, तो हम लोग एड्स को ही एज एन एग्जाम्पल लेके चलेंगे, दैट वी नीड टू डिटेक्ट वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और नॉट। सो HIV का जो स्ट्रक्चर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन एनवेलप एनक्लोजिंग its genome, which is single stranded RNA and an enzyme reverse transcriptase। एक इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट रहेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड क्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, जिसकी हेल्प से ही द वायरस इज एबल टू टेक अप द मशीनरी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो इसका एनवेलप होता है, दैट इज that consist of antigen। These are the antigens here, and these antigens are known as GP120, right? वायरस के बाहर वाले कोटिंग में GP120 रहता है, और GP120 जो है दैट इज कवर्ड अप बाय नॉन एंटीजेनिक लेयर। GP120 जो होगा यहाँ पे, सारे के सारे GP120 एंटीजेनिक, these molecules will be covered up by non-antigenic layer। Because this layer will be non-antigenic, तो इसकी वजह से क्या होगा कि the lymphocytes will not be able to produce antibodies against this virus। ठीक है ना? नॉन एंटीजेनिक है, लिम्फोसाइट्स इसका पता नहीं लगा पाएंगे और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन भी नहीं होगी।
उस अमाउंट में जिस अमाउंट में होनी चाहिए। कुछ एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी लेकिन ज़्यादा नहीं। तो होता क्या है इसमें, टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स ऑल्सो हैव प्रोटीन लेयर अराउंड इट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के बाहर भी प्रोटीन लेयर होती है विच इज़ नोन एज CD4। इस प्रोटीन लेयर को हम लोग CD4 बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स को CD4 बोलते हैं। एज सोन एज द एंटीजेनिक दिस एंटीजन एंड the CD4 comes in contact, GP120 and CD4 comes in contact, ये जो नॉन एंटीजेनिक लेयर होती है ये वहाँ से हट जाएगी एंड देन देयर विल बी ट्रांसफ़र ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इनटू द टी लिम्फोसाइट। और हो सकता है कि इस टाइम पे कुछ एक एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हों। तो इसके स्ट्रक्चर को बच्चों याद रखना, क्योंकि अब जब हम इसकी टेक्निक पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका काम आने वाला है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टेक्निक, सबसे पहले क्या होता है इन दिस टेक्निक, देयर इज यूज ऑफ polystyrene microtiter plate. Polystyrene microtiter plate, as you can see here, it consists of wells or depressions in it. यहाँ पे wells होते हैं, ये depressions होते हैं, in which solution is added. इन wells में या depression में solution जो है वो add किया जाता है to detect the disease, as we are taking AIDS here as an example, कि if there is a person who wants to know that whether he is or she is suffering from AIDS or not, तो AIDS को हम यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस वेल्व में और डिप्रेशन में वी एड द सेम एंटीजन एज दैट ऑफ प्रेजेंट इन द वायरस विच विल बी GP120। इन वेल्स में हम लोग GP120 को ऐड करेंगे विच वॉज प्रेजेंट ऑन द HIV सरफेस, और फिर इसे इंक्यूबेट करेंगे एट 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। इंक्यूबेट करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये वेल्स हैं, वेल्स का जो सरफेस है यहाँ पे ये एंटीजन्स एब्जॉर्ब हो गए हैं। वेल के सरफेस पे एंटीजन्स एब्जॉर्ब हो गए हैं। हमने इसको इंक्यूबेट करवाया था 30 मिनट्स के लिए एट 24 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब ये वेल्स के सरफेस पर एंटीजन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, द रिमेनिंग सॉल्यूशन विल बी डिस्कार्डेड ऑफ। बचा हुए सॉल्यूशन को फेंक दिया जाएगा, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। नाउ द सेकेंड स्टेप हियर इज टू ऐड सीरम दैट विल बी टेकन फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट से सीरम लिया जाएगा। सीरम क्यों लिया जाएगा, मैंने आपको बताया कि इफ़ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और वी कैन से एनी अदर डिजीज़, उसकी बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज़ ज़रूर प्रोड्यूस करेगी। तो इस सीरम में वो एंटीबॉडीज़ होंगी और इस सीरम को हम लोग इन वेल्स में ऐड करवाएंगे। इन वेल्स में डालने के बाद सीरम को, इफ़ एंटीबॉडीज़ विल बी देयर as antigens are already present here on the surface of this well, these wells, तो एंटीबॉडीज़ जो हैं जाके वो इसके साथ अटैच हो जाएंगी एंड दे विल फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि पहले हमने एंटीजन डाला इन वेल में, माइक्रोटाइटर वेल में, प्लेट की वेल में, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सीरम लिया जो कि पेशेंट से लिया जिसमें एंटीबॉडीज़ होंगी अगर द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम एनी डिजीज़। अगर एंटीबॉडीज़ हुई तो वो जाके अटैच हो जाएंगी एंटीजन के साथ एंड इट विल फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सीरम ऐड करने के बाद ये प्रोसेस तो होगी ही कि उसे हम लोग इंक्यूबेट करवाएंगे एट 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, राइट। और बचे हुए सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कार्ड ऑफ कर देंगे।
And after the formation of antigen antibody complex, the third step here, हम लोग देख नहीं सकते हैं इसको because these are microscopic molecules. अभी बस ये प्रोसेस चल रही है. The third step here is to add enzyme. Most commonly used is alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase को हम लोग इन wells में ऐड करवाएंगे. Alkaline phosphatase का एक करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट बाइंड्स ओनली टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. ये और कहीं बाइंड जाके नहीं करेगा, ना ही एंटीजन के साथ सिंगल, ना ही एंटीबॉडी के साथ सिंगल. ये वहीं ऐड करेगा, ऐड होगा, अटैच होगा, बाइंड होगा जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हुए होंगे. एंड देन इट विल फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स. अब इसने क्या बना दिया है? एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना दिया है. राइट. द प्लेट देन विल बी ऑब्जर्व्ड अंडर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम केमिकल सब्सटेंसेस को विजुअलाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर दे एमिट. एंड under spectrophotometer, the solution in the plate will absorb particular wavelength, एक particular wavelength की light को वो absorb करेंगे and reflect back करेंगे and will appear as colored complex. So this was the technique of molecular diagnosis in which we studied about PCR, we studied about the use of probe, we studied about the technique of ELISA, and now the time comes where I will ask you the questions जिनका जवाब आपको देना है comment section में. इससे पहले क्या होता है कि पेशेंट्स जिनका एलिजा टेस्ट होता है उनको फ्यू वीक्स के बाद दोबारा से बुलाया जाता है. क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में ही इट कैन नॉट बी सेड श्योरली दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम HIV और नॉट, बिकॉज उस टाइम तक एंटीबॉडीज का अमाउंट लो होता है. लो अमाउंट होगा तो श्योरली या फिर ज़रूरी नहीं है कि जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव ही आएगी. आफ्टर फ्यू वीक्स क्या होगा? एंटीबॉडीज थोड़ी सी इंक्रीज होंगी, दोबारा से टेस्ट होगा और दोबारा से ये सारा प्रोसीजर होगा एलिसा का. सो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस. द क्वेश्चन हियर इज फर्स्ट वन, ऑन विच प्रिंसिपल एलिसा इज बेस्ड? जस्ट टेल मी down below the comment section. And the next question is, name the enzyme which is required for ELISA. Both questions are really important. I hope you guys will able to answer these.